हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम ई गवर्नेंस टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे और आईसीटी सिलेबस के मेजर टॉपिक्स में ये लास्ट है। ओके, इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो एक छोटा सा टॉपिक है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपका आईसीटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं ई गवर्नेंस से। देखिए, ई गवर्नेंस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडियम से गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और सर्विसेज सिटीजन्स तक पहुंचाना और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी डॉक्यूमेंट्स का जो इंटरचेंज एक्सचेंज होता है वो सब ई गवर्नेंस ही है। ओके, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट का रेगुलर काम है लेकिन डिजिटल मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सेटअप हुआ 1970 में, तब शुरुआत में वो डिपार्टमेंट इसीलिए सेटअप हुआ था कि इंटर डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज होता है वो डिजिटली हो, और वो इसके थ्रू ही होता था, ईडीआई के थ्रू। ठीक है, अब ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नमेंट या स्मार्ट गवर्नेंस कहा जाता है, जिसका मतलब है सिंपल, ठीक है, मोरल, अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, रेस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नेंस में। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ ई गवर्नेंस का वो देखते हैं। देखिए, 1969 में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो लैन के थ्रू कनेक्ट हुआ। ठीक है, आरपानेट क्रिएट हुआ, उसके बाद इंटरनेट आया। तो आज के समय में जो ई गवर्नेंस है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है बल्कि इंटरनेट पे है वो आज। ठीक है, उसी को मॉडर्न ई गवर्नेंस हम कहते हैं आज के समय में। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सेटअप हुआ और ई गवर्नेंस इंडिया में यहाँ से ही शुरू हुई। फिर 76 में एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, और इसका एक काम है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उन्हें ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करने में असिस्ट करे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया में। अब एनआईसी ने ही 1987 में निक नेट बनाया, जो कि इनका नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क था, जो ई गवर्नेंस को प्रमोट और इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही सहायक साबित हुआ है अभी तक। फिर 1987 में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, 1988 में नास्कॉम बना, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फिर 13 अक्टूबर 1999 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हुई, और उसके अगले साल ही 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आई। और ये एक्ट साइबर क्राइम और डिजिटल सिग्नेचर, बेसिकली हर वो चीज़, हर वो क्राइम और हर वो प्रिंसिपल या फिर चीज़ें जो हम डिजिटल यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में, ऑब्वियसली 2000 के हिसाब से फ्यूचर, वो सब आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कवर हुई थी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। अब क्योंकि ई गवर्नेंस अगर इम्प्लीमेंट करना है तो साइबर सिक्योरिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ और, जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो आईसीटी इन इंडिया वाली जो क्लास है हमारी, उसे भी एक बार इसके साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। और आईसीटी इन इंडिया वो बेसिकली गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस जो उसमें है वो ई गवर्नेंस का ही एक हिस्सा है। ओके, 2002 में एनआईएसजी सेटअप हुआ, जिसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक तो ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, और ये एक एनपीसी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ये है। अब इसका काम क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, सिटीजन्स के लिए, बिजनेसेस के लिए और बाकी के सेक्शंस के लिए उसमें असिस्ट करना, ये एनआईएसजी का काम है। फिर 2006 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लान गवर्नमेंट का सामने आया, जो था एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। 2008 में पहला डेटा सेंटर इस्टेब्लिश हुआ हैदराबाद में, और 16 जुलाई 2009 जिसे सीएससी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है आज, 16 जुलाई 2009 को पहला कॉमन सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे मान लीजिए आप जो एमपी ऑनलाइन होती हैं, हमारी शॉप्स होती हैं हमारे यहाँ पर मार्केट में,
कॉमन सर्विस सेंटर उसी की तरह है, लेकिन ये गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है हमें, और बेसिकली सिटीजन्स को गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, और जो भी मान लीजिए आप कार्ड्स बनवाने होते हैं, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाना, या बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई डिटेल्स, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर ईजिली एक्सेसिबल होते हैं। ओके। और 16 जुलाई को CSC दिवस। फिर 2014 में नेशनल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन शुरू हुआ। अब देखिए ICT इन इंडिया वाली क्लास मैंने इसीलिए बोली थी क्योंकि नेशनल डिजिटल लिटरेसी है। अब उसमें हमने पढ़ा था कि 2010 और 2012 में ICT इन स्कूल शुरू हुआ था, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो स्कूल लेवल पर शुरू हुई थी, ठीक है। और ये डिजिटल लिटरेसी का एक पार्ट है, और गवर्नेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी देश में डिजिटली लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, जिससे डिजिटल डिवाइड कम होगा और गवर्नेंस और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की जा सकेगी। फिर 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ। पहले ही बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। हर जो डिजिटल पॉलिसी है, या कंप्यूटर IT से रिलेटेड पॉलिसी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी है, वो सभी कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया मिशन का ही हिस्सा है। 2016 में मीटी एक सेपरेट मिनिस्ट्री के तौर पर स्टैब्लिश हुई। मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा था, ठीक है। 2017 में PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि रूरल रीजन्स में जो लोग रहते हैं उन्हें डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करवाना या डिजिटली लिटरेट बनाना इस प्रोग्राम का काम था, इस अभियान का काम था। फिर 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हुआ, यानी कि गवर्नेंस हेल्थ सिस्टम में आ गई। अब 2021 में नॉर्थ ईस्ट डेटा सेंटर गुवाहाटी असम में बना, और 2022 में सेटअप हुआ ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही पार्ट था, और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन्होंने ये ONDC लॉन्च किया था। 2025 में एनुअली एक कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस, NCEG, ठीक है, जो कि 2025 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी, और ये सितंबर 2025 में हुई थी, और ये 2025 वाला इसका 28वां एडिशन था, 28th एडिशन था 2025 में, सितंबर 2025 में ये कंडक्ट हुई थी, और इसकी थीम थी डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ गवर्नेंस इज, अब देखिए गवर्नेंस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये है गवर्नेंस। गवर्नेंस कैशलेस होती है, जिससे प्रमोट किया जा सकता है डिजिटल पेमेंट्स को, ठीक है, किसी भी ज़रिए से, नेट बैंकिंग, UPI या फिर कार्ड्स के ज़रिए, बेसिकली कैशलेस, फिजिकल मनी का आदान प्रदान नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है? एक तो ब्लैक मनी, करप्शन, ये सब कुछ कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ईजिली ट्रैक किया जा सकता है ना। कैश में जो हम लेन देन करते हैं उसे ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं होता, इसीलिए कैशलेस पेमेंट हो गया गवर्नेंस का हिस्सा। पेपरलेस, यानी कि फिजिकल जो कॉपीज़ होती हैं, हार्ड कॉपीज़ जिन्हें कहा जाता है, वो कम होंगी, और डिजी लॉकर जैसी ऐप्स, डिजिटल सिग्नेचर, फिलिंग, कोर्ट, ऑफिसेस, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा। डिजी लॉकर एक ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी मार्कशीट्स, इन सभी को ऐड कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिजिटल एविडेंस के तहत मान्य भी है हर जगह। फिर गवर्नेंस फेसलेस भी है, यानी कि आप अपने फ़ोन पर FIR कर सकते हैं अब, है ना। तो ये है गवर्नेंस। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेटर सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में इंश्योर कराना, ठीक है, इम्प्रूविंग गवर्नेंस एफिशिएंसी, एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन, और बिजनेस और इंडस्ट्रीज में इंटरफेस को इम्प्रूव कराना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नेंस के। अब देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर किसी के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी उतने ही होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, टाइम सेविंग है, बिल्कुल है, टाइम बचता ही आपका, ऑब्वियसली आपको कहीं फिजिकली नहीं जाना, इतना दूर नहीं जाना आपको, आप अपने फ़ोन पर ही सब कुछ कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर से आज पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हो, है ना। पहले फिजिकली जाना पड़ता था, जो टाइम कंज्यूमिंग था, और इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है ना। रिमोट एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, जहाँ पर
गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जाना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर ईजिली हम इंटरनेट या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिटीज़न पार्टिसिपेशन, यानी कि ई गवर्नेंस के ज़रिए जो सिटीज़न हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, गवर्नेंस में पार्ट ले सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस दूसरी तरफ, साइबर सिक्योरिटी सबसे पहला एक इंस्टीट्यूशन है UIDAI, ओके। अब UIDAI के पास एट प्रेजेंट दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटा सेट है। नाउ इमेजिन ये डेटा सेट अगर लीक हो जाता है ना, या फिर हैकर्स इसे हैक कर लेते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। तो यह है साइबर सिक्योरिटी एक डिसएडवांटेज। डिजिटल डिवाइड डिसएडवांटेज है, क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया में हर कोई डिजिटली लिटरेट नहीं है, कई लोगों को फ़ोन यूज़ भी नहीं करना आता है ना, तो वो डिजिटल डिवाइड है एक तरह से। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हर बार आप किसी भी सरकारी काम के लिए जाइए, जो कंप्यूटर के ज़रिए होना है, आपको फेस करने को मिल जाएगा, सर्वर डाउन है ना, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में आईसीटी का, वो इतना वीक है कि सर्वर्स डाउन होते हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं और ई गवर्नेंस एक तरह से पीछे को मुड़ती है ना, मतलब प्रमोट नहीं हो रही वो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि जो ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं ऑफिसर्स में, ऑफिशियल्स हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई और इस वजह से ऑनलाइन काम करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी वायलेट होने का रिस्क जो है वो हमेशा रहता ही है। आप इंटरनेट का कोई भी मीडियम यूज़ कीजिए, प्राइवेसी वायलेट होने का उसमें चांस रहता ही है, वो एक डिसएडवांटेज है ई गवर्नेंस का भी। अब ई गवर्नेंस के ना 4 पिलर्स हैं जिन पर ई गवर्नेंस काम करती है, इन चारों की वजह से। सबसे पहले आते हैं पीपल, लोग, और इन लोगों में सिर्फ भारत के सिटीजन्स नहीं आते, बल्कि सिटीजन्स, उन सिटीजन्स में गवर्नमेंट भी होती है, एम्प्लॉयज़ भी होती है और स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी किसी लॉ में, किसी पॉलिसी में या किसी प्रोग्राम में हिस्सेदारी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब जो लेबर कोड्स अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उनमें उनके इम्प्लीमेंट होने से पहले स्टेक होल्डर्स से ज़रूर बात की जाती है ना, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी है उसमें, उस लॉ से जो लोग अफेक्ट होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब इन लोगों का, पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर आती है प्रोसेस। अब देखिए, प्रोसेस जो है ई गवर्नेंस की, वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, सिंपल प्रोसेस होनी चाहिए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी ई गवर्नेंस यूज़ करने से भी घबराए, है ना। एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वर्क फ्लोज। फिर टेक्नोलॉजी, जिसमें आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, सिक्योर होने चाहिए, एक्सेसिबल सिस्टम्स होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए, ओके। फिर आती हैं रिसोर्सेस, यानी कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं, लोगों को प्रोवाइड करवाना, मैन फोर्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इस सिनेरियो में ई गवर्नेंस को सेटअप करने के लिए और स्टैब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब ई सर्विसेज, बेसिकली सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाने वाली सारी सर्विसेज जो डिजिटल मीडियम से उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो ई सर्विसेज हैं। और ई डेमोक्रेसी बेसिकली वो माध्यम है जिसके ज़रिए जो लोग हैं सोसाइटी में, वो गवर्नेंस में हिस्सा ले सकते हैं, वो है ई डेमोक्रेसी। यानी इंटरनेट के ज़रिए जब आप गवर्नेंस में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो ई डेमोक्रेसी है एक तरह से। अब टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, जैसे हमने ई कॉमर्स में देखा था, उसी तरह ई गवर्नेंस में भी 4 इसके टाइप्स होते हैं। G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसे G2G मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं NIC नेट, ई ऑफिस, प्रगति, ई गवर्नेंस सर्विसेज, खजाने प्रोजेक्ट। उसके बाद G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, नाम से ईजी होगा आपको याद रखने के लिए। अब G2C यानी कि वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सिटीजन्स को, ठीक है, जिसमें भूमि प्रोजेक्ट, जो कि एक लैंड रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उमंग पोर्टल है, ज्ञान दूत, MP ऑनलाइन सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, ठीक है, क्योंकि MP ऑनलाइन के ज़रिए सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना। IRCTC, MyGov.in, RTI, ये सभी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में मॉडल में आती है। नाउ गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है इंडिया में बिजनेसमैन को,
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है और ई ऑक्शन पोर्टल है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऑक्शन किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गई G2B। उसके बाद आती है G2E, यानी कि वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है, ऑनलाइन सैलरी और EPF, ESIC, ठीक है, ये सब आ जाते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में। अब गार्डनर का 4 स्टेज मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, ये एग्ज़ाम MPPSC में आ चुका है पहले भी और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसके ना 4 स्टेजेस हैं। अब इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले वेब प्रेजेंस ज़रूरी है जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्शन यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, और उसके बाद होता है ट्रांजैक्शन, और लास्ट में चेंज आता है ट्रांजैक्शन के बाद, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज, ये 4th स्टेप है। अब ई गवर्नेंस के फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि जो सिस्टम्स होते हैं, जो फिजिकल हार्डवेयर है, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट नेटवर्क चाहिए, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ लिंक होंगे और सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है और ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो ये हैं 4 फेजेस ई गवर्नेंस के। अब इंडिया में ई गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि MITI के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ई गवर्नेंस नेटवर्क में जो है वो उसकी बैकबोन है इस नेटवर्क की, ठीक है। NIC ने सेटअप किया NIC नेट, और ईमेल, वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशियल सर्विसेज, ई लर्निंग निक नेट के जरिए गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। फिर कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। NISG ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 2002 में ये बना, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और ये ई गवर्नेंस नेटवर्क है, इनिशिएटिव है ई गवर्नमेंट नॉलेज एक्सचेंज का, ठीक है। और बेसिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये असिस्ट करती है ई गवर्नेंस को और इम्प्रूव करने में, जो सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है उनको इम्प्रूव करने में NISG हेल्प करती है। अब IT एक्ट में CCA है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इसे लीगल दर्जा जो है वो IT एक्ट के तहत मिला 2000 में। अब लाइसेंस और रेगुलेट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, बेसिकली सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर्स को इशू करती हैं, उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करवाना और रेगुलेट करवाना CCA का काम है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। नाम से समझ में आ रहा है ये कंट्रोलर है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का, ठीक है। और ये रूट पर है डिजिटल सिग्नेचर हायरार्की में। उसके बाद आता है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये 27 अक्टूबर 2004 को अनाउंस हुआ और मार्च 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ, और ये G2G यानी कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में और गवर्नमेंट टू सिटीज़न सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के मॉडल पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN 2010 में इस्टेब्लिश हुआ इंडिया भूटान के बीच, ठीक है, और इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए 2 प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, स्वयं, जिसका नाम शायद आपने ज़रूर सुना होगा आई गेस, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ये, और स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। ये बेसिकली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वेब भी है, जहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स जो हैं, जैसे IITs के टीचर्स जो हैं, वो इसमें पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, और वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। आप फ्री में कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं इसमें, बट अगर आपको सर्टिफिकेट एक्वायर करना है तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो स्वयं एक ओपन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, और इसका पर्पस है सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, बस, ठीक है। आप सभी कोर्सेज जो हैं इसमें वो फ्री होते हैं, और आप सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए इन्हें देख सकते हैं। तो ये ई गवर्नेंस का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट आता है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए इसके एग्जांपल हैं, स्वयं तो है ही, कोर्सेरा ऐप का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, edX, ये सभी डिजिटली कोर्सेज, पढ़ने वाले जो कोर्सेज हैं उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं
या तो बहुत कम या फिर फ्री में, बहुत कम कॉस्ट होगा या फिर फ्री में ही, ठीक है। और ये बहुत बड़े डेटाबेस होते हैं इनके, और बहुत सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। इवन प्रोफेशनल जो जॉब्स होती हैं उनसे रिलेटेड कोर्सेज भी ये करवाते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ NEGP पर, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 18 मई 2006 को इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशंस के लिए, डेटा होस्टिंग के लिए, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्वान, NDC और कॉमन सर्विस सेंटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी गेटवे, इनके ज़रिए प्रोवाइड इसमें किया जाता है। इसमें GI क्लाउड आता है, जो कि इंडिया की पहली क्लाउड कंप्यूटिंग ई गवर्नेंस के लिए है। क्लाउड कंप्यूटिंग पॉलिसी कह सकते हैं इसे, GI क्लाउड, मेघदूत नाम से, ठीक है। अब इसमें सारांश जो टर्म है इसमें ये NEGP में, वो बेसिकली एक कलेक्शन है सभी डॉक्यूमेंट्स, हाइलाइट्स, अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस, जो सब इसमें MMPs हैं वो सभी सारांश के तहत आते हैं, ठीक है। MMPs मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो कि NEGP के तहत आते हैं उन्हें MMPs कहा जाता है। अब इसके आर्किटेक्चरल लेयर में 3 कोर हैं, मतलब 3 कोर आर्किटेक्चरल लेयर्स इसकी हैं, जिसमें पहले आती है ऑर्गेनाइजेशनल लेयर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल चेंजेस देखती है। फिर टेक्नोलॉजी लेयर जिसमें टेक्नोलॉजी आती है ऑब्वियसली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स। और तीसरी लास्ट आती है यूज़र लेयर, यानी कि जो सिटीज़न डायरेक्टली जिससे इंटरेक्ट करते हैं, सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज, वो इसमें आती है। तो 3 लेयर्स इसकी हैं। फिर आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसे हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, शायद 5 बार 6 बार पढ़ चुके हैं। 1 जुलाई 2015 को ये इम्प्लीमेंट हुआ, मीटी ने इसे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। मतलब मीटी के तहत ही आता है, मीटी खुद 2016 में बनी है, बट एट प्रेजेंट ये मीटी के तहत ही आता है। अब इसमें 3 कोर कंपोनेंट्स हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल लिटरेसी। 9 पिलर्स हैं इसके, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति। ई क्रांति बेसिकली NEGP इसका दूसरा वर्जन कह सकते हैं इसे। NEGP को रिप्लेस करने के लिए या फिर रीब्रांड करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ई क्रांति लेकर आई थी गवर्नमेंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ओपन फॉर्ज क्या है? ओपन फॉर्ज बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये मीटी ने इनिशिएट किया है कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए ओपन सोर्स ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसे NIC होस्ट करता है और इट एम्स टू प्रमोट कोड रीयूज, रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सिटीजन्स एंड प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। ये भी ई गवर्नेंस का ही एक हिस्सा है, लेकिन NEGP से अलग है ये, इसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक हिस्सा मान सकते हैं। उसके बाद नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन 2014 में लॉन्च हुआ, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए। PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसका मेन पर्पस ये था कि हर हाउस होल्ड में, यानी कि गाँव वगैरह में, एटलीस्ट एक इंसान हर परिवार से डिजिटली लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर हम ई गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसका पहले नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, और 2015 में से रीब्रांड करके भारत नेट कर दिया गया था। और इसका पर्पस है कि गांव-गांव तक, ठीक है, इंडिया के हर कोने तक ऑलमोस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को प्रोवाइड करवाना, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से इसे जोड़ना, ये भारत नेट प्रोजेक्ट का पर्पस है। NCEG, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, 2002 में शुरू हुई और 2025 में इसका 28th एडिशन हुआ था, जो कि सितंबर में हुआ 2025 में, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई क्रांति, जिसे NEGP 2.0 भी बोलते हैं या फिर 2.0 भी बोल सकते हैं, इसमें 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें रेलवे, पोस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सभी शामिल होते हैं। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, उसमें
नेशनल अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए जाते हैं ई गवर्नेंस के लिए। अब देखिए ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें एमपी की जो संपदा 2.0 पॉलिसी है, ठीक है, जो कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की है, उसे गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, और इसमें 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको सभी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम या ब्रॉन्ज, बट एटलीस्ट वो याद रखिए जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है या फिर एटलीस्ट जो पॉपुलर है, ठीक है। जैसे कि डिजी यात्रा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ओके, डैम्स ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम एनएचएआई की, संपूर्ण शिक्षा कवच झारखंड का, इन्हें गोल्ड अवार्ड्स मिले हुए हैं। अब ग्राम पंचायत अवार्ड्स यूजुअली इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन क्योंकि पहली बार ग्राम पंचायत को भी इसमें अवार्ड दिए गए हैं तो आपको एटलीस्ट गोल्ड याद रखना ज़रूरी है, और अगर आप रख सकते हैं तो सभी कैटेगरीज इसमें याद रखिए। गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में, ठीक है, ये पहली फुली पेपरलेस ई ऑफिस ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की। फिर सिल्वर मिला है वेस्ट मजलेशपुर ग्राम पंचायत वेस्ट त्रिपुरा स्टेट में। जूरी अवार्ड मिला है 2 ग्राम पंचायत को, पलसाना और सुआकाती ग्राम पंचायत उड़ीसा और गुजरात में, ठीक है। अब ग्राम पंचायत अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड बाय DARPG विथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू रिकॉग्नाइज ग्रास रूट लेवल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद कुछ पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स हैं ई कोर्ट के, यानी कि कोर्ट्स में जो भी प्रोसेस होती हैं वो डिजिटल माध्यम से हैं। फिर ई डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये एक कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली प्रोवाइड करवाना। ई पंचायत यानी कि पंचायत लेवल पर सेम चीज़ करवाना, है ना, पंचायत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना, ये इसका काम है। MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये 2006 में लॉन्च हुआ। अब इसमें अगर आप सोच रहे हैं 21 का मतलब क्या है, तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो 2021 मत लगाना। 21 बेसिकली इसमें 21st सेंचुरी से रिलेटेड है, ठीक है। 21वीं शताब्दी में जो ये पॉलिसी जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है, ये NEGP के तहत कुछ पहले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। और इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट में, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना MCA 21 के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है। फिर ई पार्लियामेंट में मेन चीज़ है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल संसद, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका काम है पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर्स हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की, उन्हें डिजिटाइज करना, यानी डिजिटाइजेशन इन सभी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कंप्लीट करना ई पार्लियामेंट का काम है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट AI है संसद भाषिनी, जो कि एक रियल टाइम AI ट्रांसलेशन सिस्टम है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, इसे हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने कवर कर लिया है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है CSK साइबर स्वच्छता केंद्र और साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम, सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम साइबर सिक्योरिटी के लिए 2004 में स्टैब्लिश हुई थी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं UIDAI पर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 28 जनवरी 2009 को बनी, लेकिन इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस जो है, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी जो है, ये 12 जुलाई 2016 को बनी थी, ठीक है, जब मीटी बन गई उसके बाद। अब ये मीटी के तहत ही आती है और शुरुआत में से उस समय की प्लानिंग कमीशन ने लॉन्च किया था। प्लानिंग कमीशन अब एबॉलिश हो चुकी है 2012 में ही। ओके, नाउ लीगल फ्रेमवर्क इनिशियली फंक्शन विदाउट स्टैच्यूटरी बैकिंग। 2009 से 2016 तक इसका कोई लीगल दर्जा नहीं था। ओके, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन था जिसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और वॉलेंट्री यूज़ ऑफ आधार इसमें अलाउ किया गया। अब आधार कार्ड के कुछ फीचर्स देखते हैं। ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, जो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा पर बेस्ड होता है। नाउ डेमोग्राफिक डेटा में नेम,
एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। और इसमें सभी 10 उंगलियों के या फिर 8 उंगलियां और 2 अंगूठों के आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ इसमें इंक्लूड किए जाते हैं बायोमेट्रिक डेटा के तौर पर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटा सेट एट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट होता है। अब वर्चुअल आईडी, देखिए वर्चुअल आईडी और आधार की आईडी डिफरेंट होती है, ठीक है। वर्चुअल आईडी 16 डिजिट के एक टेम्परेरी नंबर होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी हो। वहाँ पर आपका रियल आधार नंबर नहीं जाएगा, बट आप इन्फॉर्मेशन जो भी नीडेड होगी वो वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। अब मास्क्ड आधार, जिसमें सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स शो होते हैं आधार नंबर के, उसे मास्क्ड आधार कहते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इसमें 2048 बिट का एन्क्रिप्शन है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। और जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं वो सर्टिफाइड हैं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन से। इसमें रजिस्टर्ड डिवाइस जो हैं फॉर बायोमेट्रिक कैप्चर यूज़ किए जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। उसके बाद आता है ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, जो कि सन 2000 में लॉन्च हुआ मध्य प्रदेश के धार जिले से। और ये गवर्नमेंट टू सिटीजन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये पॉलिसी। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में लॉन्च हुई और ये ऑनलाइन परचेज ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फैसिलिटेट करवाती है। यानी कि बेसिकली ई कॉमर्स का भी एक हिस्सा इसे कह सकते हैं, लेकिन G2C या G2B में भी ये आ सकता है, ओके। अब ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, फैसिलिटी ऑफ ई बिडिंग एंड रिवर्स ई ऑक्शन इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट की। नाउ डिजी लॉकर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें 1 GB की आपको पर्सनल स्टोरेज मिलती है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट आप मैक्सिमम 10 MB का अपलोड इसमें कर सकते हैं। 10 मेगाबाइट्स का एक डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं आप मैक्सिमम, और टोटल स्टोरेज आपको 1 GB की मिल जाती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2006 में लॉन्च हुई और 2018 में से रेज्यूम किया गया था। इसमें डिजिटल रिसोर्सेज बेसिकली प्रोवाइड इस प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं। भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया का पहला ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, जिसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। और इसे डिजिटाइज करने के लिए भूलेख इसी का जो भूमि का पार्ट है उसके ज़रिए इन्हें किया जाता है। ई नाम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2006 को ये लॉन्च हुई। फिर ई ताल जो जनवरी 2013 में लॉन्च हुई, और ये बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को रियल टाइम में प्रोवाइड करवाने के लिए जाना जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट का। अब इसमें G2C, G2B और B2C सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसका फुल फॉर्म है, 2015 में लॉन्च हुआ, एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ई प्रोक्योरमेंट और जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन ई प्रोक्योरमेंट जो है वो एक ब्रॉडर पॉलिसी है, ठीक है। और हाई वैल्यू की जो बिड्स होती हैं, जो बोलियां लगाई जाती हैं हाई वैल्यू की, वो ई प्रोक्योरमेंट के तहत आती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पोर्टल्स इंपॉर्टेंट हैं, MP टेंडर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी इसके तहत ही आता है। MPLUN लघु उद्योग निगम, ये सभी ई प्रोक्योरमेंट के तहत ही आते हैं, और ये गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू सिटीजन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, इंडियन गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है K-Shop, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑलरेडी हम देख चुके हैं, NIC की इसकी नोडल एजेंसी है। अब ये कुछ मेजर गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं ई गवर्नेंस के लिए। इस लिस्ट को आप एक बार पढ़ लीजिए और किस डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है ये भी ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में जब ये आ जाते हैं तो आपको अच्छे से 1 नंबर एटलीस्ट मिल जाएगा, 1 या 3 नंबर, मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर का ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, ओके। सो इस लिस्ट को आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए, और इसमें
जिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वो देख लीजिए, जैसे कि ई पाठशाला एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, ई मंडी पोर्टल ये गवर्नमेंट परचेसेस के लिए लॉन्च किया गया है, किसान पोर्टल ओके फार्मर्स के लिए, और युक्तधारा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग मनरेगा स्कीम में यूज़ करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। हेल्थ पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेली मेडिसिन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर ऑल 3 सर्विसेज। उसके बाद उमंग, उमंग एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म आपको सभी के याद रखने, एटलीस्ट आईसीटी में आपको सभी के फुल फॉर्म्स याद रखने ही होंगे, ठीक है। ये 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ और ये NEGD का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये आता है, और ये एंड्रॉयड iOS और विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर इसकी ऐप जो है वो अवेलेबल है, ओके। अब इसके की फीचर्स, 1000 से भी ज़्यादा सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, 12 भारतीय भाषाओं में ये अवेलेबल है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है इसमें, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन है, ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप टेक्नोलॉजी पर काम करती है ये एप्लीकेशन। अब मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस देखिए, 1995 में इंटरनेट आया इंडिया में और कंप्यूटराइजेशन हुआ सिलेक्टेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। फिर 98 में मध्य प्रदेश में मैपिट इस्टेब्लिश हुआ, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 1999 2000 में बेसिकली पहली आईटी पॉलिसी अनाउंस की एमपी गवर्नमेंट ने, ओके। और वो पॉलिसी अनाउंस की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। अब इसमें सबसे पहले आता है ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2000 में लॉन्च हुआ था ये, सन 2000 में, और धार जिले से लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का पहला रूरल इंट्रानेट प्रोजेक्ट है। इसे सन 2000 में ही CSI निहिलेंट अवार्ड मिला हुआ था। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की उन्हें डिजिटली प्रोवाइड करवाना ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत आता है। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर्स, लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन कियोस्क और इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे जो एक स्टेट पोर्टल है, ठीक है, ये भी ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है मध्य प्रदेश में। ई ट्रेजरी इंटीग्रेटेड ट्रेजरीज कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली ट्रेजरी से रिलेटेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये एक पॉलिसी कह सकते हैं इसे। अब 2014 में मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हुआ 181, ठीक है। अब ये एक टोल फ्री नंबर था। अगर लोगों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई शिकायत है, ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है, काम ना करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, ठीक है, या फिर करप्शन के कुछ केसेस जो हो सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो भी आपकी समस्या है वो CM हेल्पलाइन के ज़रिए आप बता सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, 24/7 काम करता है, ठीक है। अब इसे यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विसेज अवार्ड मिला था 2018 में इस पॉलिसी को। ई टेंडरिंग यानी कि जो टेंडर प्रोसेस होती है, जो बोलियां लगाई जाती हैं, टेंडर्स जो भरे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करवाना, ये ई टेंडरिंग का पार्ट है। वाईफाई चौपाल, वाईफाई सर्विसेज रूरल एरियाज में पहुंचाना वाईफाई चौपाल का काम है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट जिसमें MP टास आता है, मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। मनरेगा सॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट है इसका, पंचायती और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ई उपार्जन प्रोजेक्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस फार्मर्स का क्रिएट किया जा सके। SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट मनरेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, बैतूल से ये लॉन्च हुआ, ठीक है। पंचलेखा प्रोजेक्ट 2005 में, जो कि एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है। IRCTC ने SMS फॉर मध्य प्रदेश टूरिज्म लॉन्च किया, ठीक है। समग्र पोर्टल 2017 में लॉन्च हुआ ये, ताकि स्टेट की, मध्य प्रदेश स्टेट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन सभी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जा सके, तो वो समग्र पोर्टल पर किया जा सकता है। जियो फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ये डिजिटल मैपिंग और डेटा कलेक्शन के लिए, जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के हैं उनके लिए
इस प्रोग्राम को, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर जियो सर्च जैसे पंचायती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, और किसी भी विलेज को और उसकी प्रोफाइल को आप एक क्लिक पर देख सकते हैं, वो जियो सर्च के तहत आप देख सकते हैं। ओके। फिर साइबर तहसील डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जिसे रूरल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, और ये एट प्रेजेंट सभी जिलों में इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है। साइबर तहसील यानी कि जो भी तहसील होती हैं उनमें साइबर बेसिकली ई गवर्नेंस को ही प्रमोट करने का एक तरीका है साइबर तहसील के ज़रिए। फिर ग्राम संपर्क 2017 में लॉन्च हुआ। एमपी स्वान, जो हमने स्वान पढ़ा था, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, वही मध्य प्रदेश में जैसे 2005 में अनाउंस किया गया था और 2008 में इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, और ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस की ये एक बैकबोन की तरह काम करता है एमपी स्वान। एमपी ऑनलाइन मोस्ट पॉपुलर पोर्टल मध्य प्रदेश में, आप कोई भी फॉर्म, आप एमपीपीएस एक फॉर्म भी एमपी ऑनलाइन से ही भरेंगे, तो ये सब इसमें आता है। 21 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ, और ये एक जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच। ये भी एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। ठीक है। और ये गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू सिटीजन्स, या बेसिकली हाँ, गवर्नमेंट बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ये सर्विसेज प्रोवाइड इसमें की जा सकती हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट डेटा सेंटर जो है वो भोपाल में है। ओके। और इसे NEGP के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। फिर ई दक्ष प्लेटफॉर्म आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इम्प्लीमेंट किया है, और इसका मेन टारगेट है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को IT प्रोजेक्ट्स और ई गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सचेत करना और उन्हें प्रमोट करना। ओके। हेड स्टार्ट, ये बेसिकली कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, और ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 2000 में लॉन्च किया गया था। मैपिट मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1998 में लॉन्च हुआ ये। ठीक है। और इसे नेशनल स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेशनल लेवल का है, NSDI, उसके लाइंस पर ही स्टेट लेवल का स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके। और मैपिट जो है वो स्टेट का IT इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। अब मध्य प्रदेश के 3 जिलों में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2023 मध्य प्रदेश के 3 जिलों को मिले हैं, जिसमें से दतिया में पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंदौर में जो इंदौर 311 मोबाइल एप्लीकेशन है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और खंडवा में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवार्ड्स दिए गए थे। अब ये कुछ बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ओके। और इनके फुल फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ओके। इसमें जैसे कि ई उपार्जन है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मंडी बोर्ड है, EPDMS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है। पंचलेखा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये ट्रेजरी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है उसका। ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट लॉन्च ईयर कंफर्म नहीं है। ओके। इंटरनेट पर नहीं है, बट कुछ सोर्सेस में 2004 में इसे लॉन्च किया गया, और फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन इसका 2007 में हुआ है। तो एग्ज़ाम में ऑल्दो इसका ईयर नहीं आना चाहिए, बट इन केस अगर आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मेजर ऐप्स रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, इन ऐप्स को बस किस डिपार्टमेंट ने या फिर किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सी विजिल इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। ठीक है। ई पाठशाला NCERT बुक्स के लिए, गर्व ऐप। ठीक है। जनधन, खान प्रहरी जो कि माइनिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, कोल माइनिंग के लिए। मेघदूत ऐप, GI क्लाउड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। सचेत ऐप बैंक्स में फ्रॉड को रोकने के लिए। ई पोर्टल्स जिसमें दीक्षा पोर्टल,
ई मंडी, ई सहज, ई औषधि, इनके नाम से ही सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ई बिज जो ऑब्वियसली बिजनेसेस के लिए, गोवर्धन पोर्टल जो है वो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो कि काऊ डंग से, गोबर से ही बनाया जाता है। ओके, पेंसिल पोर्टल इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था। शगुन पोर्टल स्कूल्स को कनेक्ट करने के लिए, सेहत पोर्टल टेली मेडिसिन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। ओके, फिर सत्यभामा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया। तरंग, तामरा पोर्टल, ये सभी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जो कि ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट और प्रमोट करने के लिए इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए हैं। अब आईटी पार्क्स, इनमें ऑलरेडी इन्हें हम एमपी जीके वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक बार और नज़र मार लेते हैं। भोपाल आईटी पार्क हबीबगंज में है, इसे एमपीएसईडीसी ने लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब डेवलप किया है। इंदौर आईटी पार्क को क्रिस्टल आईटी पार्क कहते हैं और ये पीपीपी मॉडल पर बना हुआ है। ग्वालियर आईटी पार्क, जबलपुर आईटी पार्क विजयनगर में, और कुछ प्रपोज्ड आईटी पार्क्स हैं उज्जैन, सागर, रीवा और सतना में। अब ई गवर्नेंस के ना कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनकी वजह से इंडिया में ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आईसीटी, और बेसिकली सभी गांव मध्य प्रदेश में बिजली भी नहीं जाती सभी गांवों में, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं है सभी गांवों में इंडिया में, तो फिर ई गवर्नेंस कैसे पहुंचेगा? तो ये एक बहुत बड़ी कमी है ई गवर्नेंस के आड़े आ रही है, जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बेसिक फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो इनसे डील करने के लिए भारत नेट और सौभाग्य जैसे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, ठीक है। कॉस्ट, अब ई गवर्नेंस ना थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉस्टली है, तो जो मेजर्स ई गवर्नेंस के लिए लिए जाते हैं वो कॉस्टली होते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर उनमें ज़्यादा लगता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इतनी ईजी नहीं होती, वो भी कॉस्टली ही होती हैं, ठीक है। तो कॉस्ट भी एक चैलेंज है ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में। प्राइवेसी सिक्योरिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत बड़ा ये भी चैलेंज है। और क्योंकि कुछ केसेस कभी ना कभी ऐसे आ जाते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर और भी कोई कंपनी, स्नैपचैट जैसी ये ऐप्स हैं, इनका डेटाबेस जब लीक हो सकता है तो फिर प्राइवेसी कंसर्न्स लोगों के अंदर होना, मन में होना लाजमी है, ठीक है, ऑब्वियस है। फिर डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड यानी कि एक गैप है बेसिकली उन लोगों में जो डिजिटली लिटरेट हैं, ठीक है, यस, और डिजिटली लिटरेट नहीं है, नो, ठीक है। ये जो गैप है ना, इसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है और इसे कम करने के लिए ही डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, स्कूल में जो आईसीटी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उन्हें लॉन्च करना, ये इसीलिए किया गया है ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके और सभी को डिजिटली लिटरेट किया जा सके, जिससे ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये कुछ नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ हैं जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें बस किस मॉडल पर ये काम करती हैं ये इस टेबल में प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो G2G और G2B पर काम करती है। नेशनल आईटी पॉलिसी G2B G2C, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म पॉलिसी G2C पर, ठीक है। तो ये सभी एक बार आप देख लीजिए बस। और ये कुछ स्टेट्स के मेजर इनिशिएटिव्स हैं। अब ऑल्दो ये अदर स्टेट्स के हैं, लेकिन एमपीपीएससी ने पहले भी इस पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसीलिए इस पीडीएफ में ये एक टेबल मैंने ऐड कर दी है, इसे बस आप एक बार नज़र इस पर मार लीजिए। और स्पेशली मध्य प्रदेश के जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिए। अब एआई हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट इसमें कुछ 2 टॉपिक्स एक्चुअली जो कि बहुत ही माइनर टॉपिक्स थे वो रह गए थे, तो उन्हें हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है LLM। LLM होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब ये बेस्ड होते हैं प्राइमरीली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इनपुट, ठीक है। बेसिकली LLM मशीन लर्निंग की तरह ही है, बस ये एक तरह का AI सिस्टम है जिसे ट्रेन किया जाता है
इंसानों की तरह बात करने के लिए, ठीक है। जो आप एआई यूज़ करते हैं ना, चैट जीपीटी तरह के, वो इंसानों की तरह बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो उसे एलएलएम ही, बेसिकली आप एलएलएम से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे ट्रेन किया गया है उस तरह बात करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, इंसानों की तरह रिस्पॉन्स देने के लिए, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहले टोकन, एक फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आप इनपुट उसे देते हैं वो उस टेक्स्ट को टोकन्स में डिवाइड करता है, ठीक है, या फिर सब वर्ड्स भी कह सकते हैं। फिर होती है एम्बेडिंग, यानी कि टोकन्स को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर प्रोसेस किया जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर लेयर जो है वो प्रोसेस करती है सीक्वेंस में, और जो टोकन्स हैं यानी कि जो वर्ड्स हैं, सब वर्ड्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करती है, ठीक है। यानी कि जो भी रिलेशन उनके बीच में है उसे अटेंशन देना, उस पर ध्यान देना, ताकि एक आउटपुट अच्छा दिया जा सके, एक उसके लिए ये काम करती है। फिर प्रिडिक्शन, द मॉडल प्रिडिक्ट्स द मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टोकन, ठीक है। ये प्रिडिक्ट भी करती है, यानी कि नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है इसे प्रिडिक्ट करना भी इसका काम है। और फिर आता है जनरेशन, यानी कि रिपीट्स टू जेनरेट कोहेरेंट टेक्स्ट। ये पूरी प्रोसेस रिपीट होती है एक कोहेरेंट टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। अब इसका आर्किटेक्चर, जिसमें 5 लेयर्स टोटल हैं। सबसे पहले आती है इनपुट लेयर, यानी कि यूज़र से टोकन्स को रिसीव करना। फिर आती है एम्बेडिंग लेयर, टोकन्स को सब वर्ड्स में को डेंस वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, इन एम्बेडिंग लेयर में आता है। फिर पोजिशनल एनकोडिंग, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक, जो कि इसका कोर इंजन होता है, जिसमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फीड फॉरवर्ड लेयर्स होती हैं, और नॉर्मलाइजेशन एंड रेसिजुअल कनेक्शंस इसमें होते हैं। और लास्ट होती है आउटपुट लेयर, ठीक है। अब यूजर टेक्स्ट, फिर टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, ट्रांसफॉर्मर, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन और जनरेटेड टेक्स्ट। अब एक टर्म इसमें और है प्रॉम्प्ट। देखिए प्रॉम्प्ट, आई एम श्योर आपने ऑलरेडी सुना होगा। प्रॉम्प्ट बेसिकली वो इनपुट होता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है, वो डिमांड होती है जो आप एआई से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने चैट जीपीटी से बोला कि मुझे ई गवर्नेंस पर नोट्स बनाकर दो, ठीक है। अब आपने एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। चैट जीपीटी काम करेगा, बट जो आपने उसे इनपुट दिया है उसे हम कहेंगे प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन आपने उसे दिया है वो प्रॉम्प्ट होता है। जो भी आप इमेज जनरेट करने के लिए बोलते हैं, मान लीजिए आपने बोला कि 10 हाथियों का एक फ़ोटो बना कर दो, तो वो एक प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रैक्टिस है कि प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से ऐसा बताया जाए, ऐसा लिखा जाए कि वो एक बेटर आउटपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट जो है वो प्रोवाइड हमें कर सके। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के समय में एक प्रोफेशनल जॉब, ये रोल या फिर एक फील्ड के तौर पर भी उभर कर आ रहा है। और बहुत लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स को और बेटर बनाने में हेल्प कर सकें, या फिर अच्छे रिजल्ट्स को एक्वायर करने में यूज़ कर सकें। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है, ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी कि वो इंजीनियरिंग, जो वो प्रैक्टिस जिससे हम प्रॉम्प्ट्स को डिज़ाइन और रिफाइन कर सकते हैं ताकि बेटर आउटपुट एआई हमें दे सके, ओके। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं प्रॉम्प्ट के। सिंपल और डायरेक्ट, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस, फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करो, सिंपल और डायरेक्ट है। जीरो शॉट, जिसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिए जाते, और मॉडल्स जो हैं वो ट्रेनिंग पर ही रिलाई करते हैं, ठीक है। जो जैसे कि ट्रांसलेट हेलो टू फ्रेंच। उसके बाद आता है फ्यू शॉट, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि एप्पल रेड है, स्काई ब्लू है, तो ग्रास क्या होगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसका हमने आंसर पूछा हुआ है। सिस्टम रोल डिफाइंस पर्सोना और बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी अगर है तो आप उससे बोल सकते हैं कि एक टीचर की तरह एक्ट करो, या फिर एक फिजिसिस्ट की तरह एक्ट करो, और उसके बाद आप जो भी उससे सवाल पूछेंगे वो उस रोल के हिसाब से ही आपको जवाब देगा, ओके। मान लीजिए आपने उससे बोला कि एक्ट कंसीडर यू आर अ theoretical physicist, explain what is like Schrodinger's cat, or
जो कुछ भी आप पूछ सकते हैं उससे, थ्योरेटिकल फिजिक्स के जो भी सवाल होते हैं, मान लीजिए व्हाट इज़ स्ट्रिंग थ्योरी, एक्सप्लेन व्हाट इज़ स्ट्रिंग थ्योरी, तो ये सभी आप चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई एजेंट को जब बोलेंगे कि इस तरह एक्ट करो, तो वो उसी तरह एक्ट करेगा, और इसे कहते हैं सिस्टम या रोल प्रॉम्प्ट। ओके, और चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्ट में वो आते हैं जो रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। ठीक है, सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, तो फिर वो उस मैथ प्रॉब्लम को लेगा सबसे पहले, फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा, उसे चेन ऑफ थॉट्स कहा जाता है। और एक आता है मल्टी टर्न, जो कि ऑन गोइंग कन्वर्जेशन होता है कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी कि आपने उसे कुछ प्रॉम्प्ट दिया, एआई ने कुछ जवाब दिया, उसके बाद आपने फिर से उससे सवाल पूछा, और इस तरह जो एक चैट चलती है उसे मल्टी टर्न प्रॉम्प्ट कहा जाता है। ठीक है, अब 2026 की फरवरी में ही, इसी महीने, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाली है। अब ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, इसमें 7 चक्र हैं। ठीक है, और 3 सूत्र हैं, तो 3 सूत्र में पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस आता है। और ये इस इमेज में इसके 7 चक्र्स डिफाइन किए गए हैं, जिसमें एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल गुड, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, साइंस, ह्यूमन कैपिटल। ये 7 इसके जो चक्र हैं, इनके नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा 7 चक्रों में आता है या फिर नहीं आता है, इंक्लूडेड या फिर नॉट इंक्लूडेड, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और ये समिट 2026 में ही फरवरी में होने वाली है, तो एक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली ग्लोबल एआई समिट है जो कि होस्ट की जाएगी ग्लोबल साउथ में। ठीक है, 100 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, एंड इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला एक छोटा सा टॉपिक करेंगे बस, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में पहले क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, और उसके साथ ही नंबर सिस्टम्स का भी एक छोटा सा ही बस टॉपिक कह सकते हैं, वो उसमें कंप्लीट हम कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।